नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरे दिन भी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 8 जिलों के 16 क्वारंटीन केंद्रों का लिया जायजा। प्रवासी मजदूरों के साथ कर रहे संवाद। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया आदेश। 25 मई से नागरिकों के लिए शुरू होंगी हवाई सेवाएं। लॉकडाउन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन प्रयासरत। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा के नेतृत्व में हुआ मॉक ड्रिल। दंगा नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। और बेगूसराय के सदर प्रखंड में बना क्वारंटीन सेंटर में सही नहीं व्यवस्था। कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। मजदूरों के लिए नहीं है कोई खाने पीने की व्यवस्था। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बेहद दुखद खबर भी है ये, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बैरमो के विधायक उनका निधन हो गया है। और आपको यह भी बता दें कि राजेंद्र प्रसाद सिंह का दिल्ली में इलाज चल रहा था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया है। बैरमो से विधायक हैं और साथ ही कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन लंबे समय से बीमारी के चलते उनका आज देहांत हो गया। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली लाया गया था। राजेंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बैरमो विधायक अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। कुंदन जी, कोरोना के बीच बेहद दुखद खबर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का देहांत हो गया है, क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है? देखिए आदर्श, आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस को और साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की भी बात कर लें तो एक बहुत बड़ा झटका लगा है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जो झारखंड के बेरमो से अभी वर्तमान में रहे हैं, और यह छठा टर्म था जिस टर्म में वह बेरमो से विधायक चुनकर आए थे। और इसके अलावा ही कांग्रेस का जो एक राष्ट्रीय संगठन है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे इंटक के नाम से भी जानते हैं, उसके राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। और राजेंद्र बाबू की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जिस इलाके से बेरमो से आते हैं वह कोयला प्रधान इलाका है, और यह झारखंड में जो भी कोयला खनन का इलाका है वह एक श्रमिक प्रधान है। और ऐसे में राजेंद्र प्रसाद सिंह श्रमिकों के बीच में खासे लोकप्रिय नेता माने जाते रहे हैं। और खास करके झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलावा ऐसे तमाम क्षेत्रों में जहां पर कोयला खनन का काम होता है वहां पर राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक बहुत अच्छी, ईमानदार और कर्मठ नेता के तौर पर छवि रही थी। और आज उनका अब से थोड़ी देर पहले, लगभग जो समय है वह 2:20 में उनका देहांत गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में हुआ है। इसके पहले आपको आदर्श बता दें कि आज से पहले 4 मई को राजेंद्र बाबू की तबीयत खराब चल रही थी, फेफड़े में संक्रमण था, और संक्रमण के पहले, चुनाव के पहले भी उन्हें एक बार ब्रेन स्ट्रोक आ चुका था। उसके बाद चुनाव लड़ा उन्होंने, चुनाव को बहुत ही सफलतापूर्वक जीता, और जीतने के बाद अभी फेफड़े में संक्रमण होने की वजह से रांची के एक निजी अस्पताल में लगभग 1 महीने तक उनका इलाज चला। उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही थी, तब उन्हें एयर एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में 4 मई से उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जिंदगी और मौत की इस जंग में आज वह हार गए और 2:20 के आसपास उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद की स्थिति बताएं। सबसे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस दुखद घड़ी में परिवार और तमाम कांग्रेसियों के लिए सांत्वना व्यक्त की है, और साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करके इस दुखद घड़ी में राजेंद्र प्रसाद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आदर्श कुंदन जी, अब इस बीच क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है? कब उनके पार्थिव शरीर को वापस झारखंड लाने की क्या तैयारी चल रही है? और इस बीच अब इससे ये भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के लिए खास तौर पर कितना बड़ा झटका ये है, क्योंकि बैरमो से वो 6 बार के विधायक भी रह चुके हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए केवल वो एक विधायक नहीं रहे थे, कांग्रेस थिंक टैंक के तौर पर उनकी बहुत पहचान थी और बहुत प्रमुखता से इस
तमाम मामलों में, वो चाहे झारखंड की सरकार हो, झारखंड प्रदेश कांग्रेस हो या इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस हो, राहुल गांधी और खास करके सोनिया गांधी के काफी करीब माने जाते थे राजेंद्र प्रसाद सिंह। और इन तमाम बिंदुओं पर अगर बात कर लें तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर और झारखंड प्रदेश स्तर पर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। और जहां तक रहेगी बात की, अब चूंकि अब से थोड़ी देर पहले उनका देहांत हुआ है, तो अब से थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के सूत्रों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि देर रात तक उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया जाएगा और रांची लाने के बाद कल सुबह उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में रखकर वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और परिजनों से चूंकि कांग्रेस के किसी भी सूत्र की बात नहीं हो पा रही है, ऐसे में यह अभी तय नहीं है कि उनका अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा। क्या वह रांची में किया जाएगा, बेरमो में किया जाएगा या किस स्थान पर किया जाएगा, इस संबंध में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन देर रात तक उनके पार्थिव शरीर को रांची लाने की व्यवस्था की जा रही है। हेमंत सोरेन ने भी इस संबंध में तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से फ्लाइटों के परिचालन में थोड़ी विलंब हो रही है, लेकिन एयर एम्बुलेंस के जरिए उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया जाएगा। कल झारखंड प्रदेश मुख्यालय जो है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को निपटाया जाएगा। आदर्श, शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन 73 साल के राजेंद्र प्रसाद सिंह बेरमो के विधायक और लंबे समय से बीमार वो चल रहे थे, उसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली। कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका, जिस तरीके से कुंदन जी बता रहे थे कि वो एक थिंक टैंक के रूप में भी कांग्रेस के लिए काम करते थे और खासा अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन अब उनका निधन हो गया है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार, जहां पर राजनीति तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तीसरे दिन 8 जिलों के 16 क्वारंटीन केंद्रों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जायजा ले रहे हैं और प्रवासी मजदूरों के साथ संवाद भी कर रहे हैं। साथ ही केंद्र भर सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ले रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्वारंटीन केंद्रों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण कर चुके हैं। वहीं केंद्रों पर रह रहे प्रवासी मजदूरों से संवाद कर उनके बारे में भी जाना है, उनका हालचाल लिया है और ऐसे में क्वारंटीन केंद्रों में हो रही समस्या को लेकर भी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जो वाहन लोगों ने अधिकारी का और नोडल अफसर का नंबर रखा है सर, और स्किल मैपिंग के लिए 9 बजे से बनाया है सर। तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत जो वाहन लोगों ने। सीएम नीतीश कुमार लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। क्वारंटीन केंद्रों में जो व्यवस्थाएं हैं उनका खुद निरीक्षण करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिख रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पिछले 3 दिनों से लगातार ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, क्या अब ये समझें कि क्वारंटीन केंद्रों में इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सही, लेकिन अब बदलाव हमें होता दिखेगा? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इसलिए मुश्किल सवाल है क्योंकि ये जो आंकड़ा है क्वारंटीन सेंटरों का वो भी कम नहीं है और उसमें जो लोग रह रहे हैं उसमें भी लोगों की संख्या जो है बहुत कम नहीं है। मतलब इतना समझ लीजिए कि क्वारंटीन सेंटर को बिहार सरकार अपनी उच्चतम क्षमता से डील करने के बावजूद उसमें से रोज कुछ न कुछ शिकायतें आ रही हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को ये 3 दिन का, लगभग पहले दिन 10, फिर उसके बाद 20 जिले, फिर आज 8 जिले के 2-2 क्वारंटीन सेंटरों का वो एक तरह से कहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इनके 76, अब तक 38 जिले हैं बिहार में और 76 क्वारंटीन सेंटरों का ये निरीक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज को मिलाकर कर चुके होंगे, क्या इनसे क्या सारे क्वारंटीन सेंटर्स पे जो स्थिति है उसमें सुधार आ जाएगा? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है और इस पे कहें कि इस मुश्किल सवाल से ज्यादा आसान उत्तर ये है कि इस पर राजनीति बहुत तेज हो जाएगी। जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, उन्होंने कहा है कि ये क्वारंटीन सेंटर जो है घोटालों का सेंटर है। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि क्वारंटीन सेंटर पे जो आप सिलेक्टेड क्वारंटीन सेंटर्स पे आप जो निरीक्षण कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, अगर उसके जमीनी हालात को देखेंगे तो वो स्थिति बदतर है। वहां लोगों के आवाज उठाए जाने पर उनको पीटा जाता है। वो दरभंगा का एग्जाम्पल दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि क्वारंटीन सेंटर पे किसी तरह की सुविधा को लेकर के जब वहां के डीडीओ सीओ को कॉल किया जाता है
तो वहां के लोग भड़क जाते हैं और मजदूरों को जो है कमरे में पीटते हैं और उससे उठक बैठक कराई जाती है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए हैं जिसमें लोगों का कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वारंटीन सेंटर्स में हैं। मान लो उनको 14 दिन का कोविड-19 के तहत जो है प्रोटोकॉल के तहत जो उनको आइसोलेट किया गया है, लेकिन कुछ लोगों को 10 दिन के बाद ही या 8 दिन के बाद ही छोड़ दिया जा रहा है। तो इस बीच अजय काफी क्योंकि अव्यवस्था भी दिख रही है और राजनीति भी इस पर तेज हो गई। एक छोटा सा सवाल, क्या आगे भी इसी तरीके की अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुछ दिन और चलते हुए हम देखेंगे सीएम नीतीश कुमार की? कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि लगभग बिहार के सभी जिले आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निरीक्षण के बाद कवर हो जाएंगे। 3800 जिले और हर जिले से दो दो जो एक तरह से कहें क्वारंटीन सेंटर को सिलेक्ट किया गया था। तो अभी तो ये विराम पे दिखता है, लेकिन फिर भी हमारे जो सरकारी सूत्र बता रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के, वो कह रहे हैं कि ये निरीक्षण जो है मुख्यमंत्री अपने स्तर से उस पर नजर बनाए रखेंगे। ये अच्छी बात होगी। इसी बहाने चलिए 10,000 से ज्यादा जो ब्लॉक में क्वारंटीन सेंटर्स है उसमें अगर 5,000 की स्थिति में भी सुधार आता है तो अपने आप में एक नजीर तो जरूर बनेगा, क्योंकि निश्चित रूप से महामारी है, महासंकट है कि हर सरकार की स्थिति जो है यही है। जिस तरह के माइग्रेशन या जिस तरह के कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों से डील कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से जो है कुछ बेहतरी देगा। आदर्श, बिल्कुल शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार सीएम नीतीश कुमार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है और क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे प्रवासियों से वो संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है, वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार दिखता है, लोगों को असुविधा होती है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है और कोरोना वायरस से एक और मरीज की मौत की खबर। पटना के एनएमसीएच अस्पताल में मरीज ने दम तोड़ दिया है और ऐसे में अब मृतकों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये जो मृतक है वो सीवान जिले का रहने वाला था और इसी के चलते अब बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 पर पहुंच गई है। एक और मरीज की आज मौत हुई, सीवान का ये युवक बताया जा रहा है और एनएमसीएच अस्पताल में मरीज ने दम तोड़ दिया है। अब ऐसे में संख्या बढ़कर मरने वालों की बिहार में 13 पर पहुंच गई है। लेकिन लगातार एक तरफ जहां आंकड़े में इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ अब कोरोना से लोग जंग हार भी रहे हैं, लोग जंग जीत भी रहे हैं। लेकिन बिहार में अब इसी बीच कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 पर पहुंच गई है। एक और मरीज ने पटना के एनएमसीएच अस्पताल में दम तोड़ा है। बताया जा रहा है कि मृतक सीवान जिले का रहने वाला था और अब बिहार में संख्या बढ़कर 13 पर पहुंच गई है। कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 13 पर है। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रवासियों की घर वापसी के चलते बिहार में कोरोना का संक्रमण भी तेजी से फैलता नजर आ रहा है, आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और हमने इससे पहले भी आपको अपडेट बताया था कि आज के पहले अपडेट में ही 80 के ऊपर पार केस निकलकर सामने आए हैं। लेकिन एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। हमारे साथ पटना से संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, जो कोरोना संक्रमण से एक और मरीज की मौत हुई है, क्या कोरोना के अलावा भी कोई बीमारी थी? सबसे पहले तो ये जानकारी दे दूं आपको कि अब कोरोना से बिहार में मरने वालों की संख्या जो है वो 13 पर पहुंच गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण जो है तेजी से फैलता जा रहा है। जिस तरह से बिहार में उसी कड़ी में 13वीं मौत जो है कोरोना संक्रमित की हुई है, जो कि सीवान जिले के रहने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो मरीज थे ये एनएमसीएच अस्पताल में भर्ती थे, जिनकी मौत जो है वो 13वीं मौत। आदर्श जी बिल्कुल। और ऐसे में अनिल, कहीं ना कहीं ये बेहद दुखद खबर भी है क्योंकि मरने वालों की संख्या भी अब बढ़ रही है। तो इस बीच और क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है अनिल पूरे घटनाक्रम पर? जी आदर्श, मैं बता दूं आपको कि ये जो 13वीं मौत जो हुई है कोरोना पेशेंट की, ये भी सीवान जिले से ही बताए जा रहे हैं, जो कि कुछ ही दिन पहले संक्रमित होकर किसी बीमारी को लेकर ये पहुंचे थे, जहां पे एनएमसीएच में इनको भर्ती कराया गया था और इनको भी सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसके बाद इनको एनएमसीएच क्वारंटाइन में रखा गया था और आइसोलेट भी किया गया था। वहीं आज बता दें कि इनकी ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से और कोरोना संक्रमण होने की वजह से ये 13वीं मौत जो है वो अब निकलकर सामने आई है। ऐसे में अगर बात की जाए 12वीं मौत तो 12वीं मौत जो है कल पटना के पीएमसीएच में ही एक सीवान जिले के रहने वाले की शख्स की हुई थी, जो कि 12वीं मौत थी। शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी देने के लिए आपका। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरह से बंद कर दी गई। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेशानुसार 25 मई से वापस से नागरिकों के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसी संबंध में पटना के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश विमानपत्तन में जन सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के तमाम उपायों को सुनिश्चित किया और साथ ही विमानपत्तन पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को टर्मिनल से एंट्री और एग्जिट के दौरान यात्रियों की भीड़ इकट्ठा नहीं होने का निर्देश दिया। एसओपी से डिफाइंड है, उसी आधार पर हम लोग आज बैठक कर रहे हैं और इसको ड्रिल को सेट कर रहे हैं। और हम लोग की प्रयास है कि किसी भी तरह का इसमें कोई बाधा ना आए और सभी जो पैसेंजर्स जाएं यहाँ से और वापस आए, उनकी प्रॉपर फिस्किंग चेकिंग एसओपी के हिसाब से हो। और इस बीच ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना की तस्वीर, जहां पर अब जो क्योंकि वापस से हवाई सेवाएं शुरू होने वाली है, एक बार फिर से हवाई जहाज उड़ान भरते नजर आएंगे और डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो रही है। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है, किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है?
जी बता दें आपको अगर कि लगभग 2 महीने के बाद जो है पटना एयरपोर्ट से 25 मई से उड़ानें भरने के लिए तैयार होगी। ऐसे में जिलाधिकारी कुमार रवि और पटना एसएसपी खुद पहुंचे थे। वहां पे तमाम जो एयरपोर्ट प्रशासन है उनके साथ उन्होंने वार्ता की है और तमाम वहां सुरक्षा इंतजामों और स्वास्थ्य इंतजामों का जायजा लिया है। बता दें आपको कि 25 मई से यहाँ पे उड़ानों की बात कही गई है, जो कि पटना एयरपोर्ट से तमाम जो विभिन्न राज्यों के लिए जाने वाली फ्लाइटें हैं वो उड़ेंगी। इसको लेकर प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल द्वारा कल एक बैठक की गई थी, बीते दिन एक बैठक की गई थी जिसमें कि तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। उसके बाद उन्होंने ये साफ तौर से 24 तारीख आज के डेट में ये निर्देश दिया था कि पटना एसएसपी और जिलाधिकारी कुमार रवि खुद जाएंगे और वहां का निरीक्षण करेंगे और तमाम हालातों का जायजा लेंगे। जो भी आने वाले पटना एयरपोर्ट पर और जाने वाले यात्री होंगे उनकी बतौर स्क्रीनिंग होगी, बाकायदा उनका जांच होगा, तभी वो एयरपोर्ट में अंदर प्रवेश कर पाएंगे और वहां से बाहर आ पाएंगे। ऐसे में जिलाधिकारी कुमार रवि और पटना एसएसपी ने ये भी बताया है कि जितने भी यात्री पहुंचेंगे पटना वो अपने अपने निजी वाहनों से ही अपने घर तक जाएंगे और 14 दिनों के लिए अपने घर जाकर क्वारंटाइन रहेंगे। तो ऐसे में ये जानकारी देते हुए पटना एसएसपी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जितने भी यात्री आएंगे उनके सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। सारे जितने भी कोविड के लिए इंतजाम किए गए हैं उनको अनिल, क्योंकि इस बीच अब वापस से हवाई जहाज फ्लाइट्स उड़ाने भर पाएंगी और एक बार फिर से आसमान में हमें ये एरोप्लेन दिखाई देंगे, लेकिन इस बीच अब क्या तस्वीर हमें एयरपोर्ट पर बदली नजर आएगी? पहले के मुकाबले अब क्या चीजें बढ़ाई गई हैं, किन चीजों में बदलाव किया गया है पटना एयरपोर्ट पर खास तौर पर? आदर्श, मैं बता दूं आपको कि पहले जो एयरपोर्ट पे तमाम भीड़ लगा करते थे वो अब भीड़ कहीं ना कहीं नहीं दिखेगी। वही लोग आएंगे जिनको यात्रा करनी है। एक्स्ट्रा लोग जो भी उनको छोड़ने जाते थे या ड्रॉप करने जाते थे वो लोग वहाँ एयरपोर्ट पे नजर नहीं आएंगे। वाहनों का प्रवेश जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। निजी वाहन जो है काफी दूर एयरपोर्ट से ही पहले ही खड़ी कर दी जाएंगी। ऐसे में अगर बात की जाए वहाँ पे भीड़ लगने वालों की, तो वहाँ पे भीड़ न के बराबर लगेंगे और यात्री जो है एक एक करके ही अंदर स्क्रीनिंग के बाद 2 घंटे पहले वहाँ पहुंचेंगे, जिनकी की बतौर स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद ही एयरपोर्ट में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। जी आदर्श। शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी देने के लिए आपका। वहीं लॉकडाउन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन प्रयासरत है। पुलिस द्वारा सभी तरह की समस्याओं से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। इसी प्रयास में साहिबगंज जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा के नेतृत्व में दंगा नियंत्रण करने को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान सार्जेंट विधान चंद्र शर्मा और मेजर महेश कुमार द्वारा जिला पुलिस के जवानों को दंगा नियंत्रण करने के उपायों का अभ्यास करवाया गया। एक्सरसाइज है मॉब कंट्रोल ड्रिल का, इसकी ब्रीफिंग और निगरानी मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। जो कमियां पाई गई उसे दूर करने के लिए बताया गया है तथा साथ में जो पदाधिकारी हैं उनको भी बताया गया कि किस तरह आप सही तरीके से विधिवत मॉब नियंत्रण के दौरान कार्य करना है आपको। ये सारी बातें विस्तार से बताई गई है। बेगूसराय के सदर प्रखंड स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों के द्वारा जमकर हंगामा काटा गया। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि ना तो यहां सैनिटाइजर की व्यवस्था है और ना ही समुचित खाने पीने की और रहने की व्यवस्था है। इस संबंध में डीएम से लेकर सीओ तक संपर्क करने का प्रयास किया गया, बावजूद इसके कोई असर नहीं दिखाई दिया। इसी से नाराज होकर प्रवासी मजदूरों ने सड़क को बांस बल्ले से घेरकर कुव्यवस्था के खिलाफ जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान मौके पर पहुंचे सीओ ने प्रवासी मजदूरों को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन मजदूर कई घंटे तक मानने को तैयार नहीं हुए। बाद में किसी तरह से मजदूरों ने सीओ के आश्वासन के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया। हमने उसको बोला 32 आदमी है, 2 छोटा गाड़ी था, 2 बार लेके जाइए। लेकिन अभिषेक हम पूछे कहाँ से आए, कौन भेजे, कोई पदाधिकारी? बोले नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं भेजे, एक लड़का हमको फोन किया इसलिए हम आए हैं। हमने अभिषेक बोला पहले जांच की व्यवस्था कराए, बोले नहीं हम जांच व्यवस्था अभी नहीं करेंगे, हमारा अति नहीं, हम अपना मन से आए। हम बोले जब अपना मन से आए, पदाधिकारी जब नहीं भेजिए तो आप अपना मन से आए। उसके बाद अभिषेक का राजनीतिक तहत और दिन भर सीओ साहब से कोई बात नहीं हुआ, डीएम साहब से 3-4 दिन से उनके नंबर से बात, कॉन्फ्रेंस बात हो रहा किसी से,
पूरे नाम पता एड्रेस लिखा देते हैं सर, लेकिन उस पर सीओ साहब से बात हुआ, लेकिन कोई पता नहीं, फोन नहीं होता है, वहाँ से आदेश हुआ आप बात कीजिए, लेकिन बात नहीं होता, हम क्या करें सर। हर्रा के ग्राम पंचायत क्वारंटाइन में लोग आए हैं, हम लोग नोटिफाई किए थे कि ग्राम पंचायत रहेगा। हालांकि लोग जैसे कि हम लोग थर्मल स्कैनिंग करके वहाँ से भेजते हैं ब्लॉक से, तो वहाँ से लोग थर्मल स्कैनिंग करा के बिना ही यहाँ आ गए, इसकी सूचना प्राप्त हुई। तो हम लोग ने बस भेज के इन लोग को कहा कि आप लोग प्रखंड क्वारंटाइन में ही आ जाइए। बस पे इन लोग फिर बैठ गए, लेकिन फिर इन लोग बस से उतर गए और बोले कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग वहाँ चलिए, वहीं थर्मल स्क्रीनिंग सबका हो जाएगा। और उसके बाद इन लोग जब यहाँ रह गए तो हम लोग ने इन लोग के लिए राशन पानी सब भेज दिया और उसी से इन लोग को भोजन व्यवस्था हो रहा था, जनरेटर उनरेटर सब व्यवस्था थी। मेडिकल के लिए लोग, मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए लोग मांग कर रहे थे। आज सुबह हम लोग जब 7 बजे मेडिकल टीम के साथ यहाँ पहुँचे तो इन लोग के द्वारा इस तरह की जाम की व्यवस्था देखने को मिली। हम लोग समझा रहे हैं, इन लोग को बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा, सब व्यवस्था आप लोग को मिल जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।